सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों यह पेपर रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2019 का है। साथियों यह पेपर 12 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में हुआ था। साथियों इसमें हमने सामान्य के टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे। इससे पूछा गया कि जो राजा रवि वर्मा थे वो किस से संबंधित थे। तो राजा रवि वर्मा एक प्रमुख चित्रकार थे। कौन थे? जो राजा रवि वर्मा थे वे प्रमुख चित्रकार थे। साथियों बात करते हैं राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा वर्तमान में केरल से संबंधित थे। कहाँ से? केरल से संबंध रखते थे। ठीक है। और उनकी चित्रों में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर चित्र बनाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इसमें पूछा गया कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। कब? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। साथियों भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। इससे पूछा गया कि किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। तो मोहम्मद गौरी या गौरी वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। साथियों दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत था इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। साथियों दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, ठीक है, 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के पहले हो गई थी। इस प्रकार मोहम्मद गौरी या गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1931 में भारतवर्ष में पहले बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। इससे पूछा गया कि भारत में पहले बोलने वाली फिल्म कौन सी बनी थी। तो भारत में पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी। कौन थी? आलम आरा भारत में पहली बोलने वाली फिल्म थी, जिसका निर्देशन आदर्श ईरानी ने किया था। किसने? आदर्श ईरानी के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था और यह बोलने वाली पहली फिल्म थी। और राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म थी। ठीक है, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म। ठीक है, प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी और बोलने वाली पहली फिल्म आलम आरा थी, जिसका निर्देशन आदर्श ईरानी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है उसे कहते हैं। इससे पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर उधार देती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम रेपो दर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। इससे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक अज्ञात लिपि थी। ठीक है, कैसी लिपि थी? इसकी लिपि अज्ञात लिपि थी, क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसे हम भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमा किस मुद्रा में बनाई गई है। इससे पूछा गया कि गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनाई गई है या किस मुद्रा में बनाई गई है। तो गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमा आसन और स्थानक दोनों मुद्राओं में बनाई गई है। किसमें? आसन और स्थानक दोनों मुद्राओं में बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। इससे पूछा गया कि यूनानियों को भारत से बाहर किसके द्वारा निकाला गया था। तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यूनानियों को भारत से बाहर निकाला गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। इससे पूछा गया कि नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो कथक नृत्य का एक शास्त्रीय रूप है, ठीक है। कथक है जो नृत्य का एक शास्त्रीय रूप है, ठीक है। यदि हम बात करें भांगड़ा की, तो ये भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। यह क्या है? पंजाब का लोक नृत्य है। मयूरभंज या छाऊ, ठीक है। मयूरभंज या छाऊ यह पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में प्रचलित है। और चांग, इस चांग है जो नागालैंड में प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक है। नागालैंड में प्रचलित लोक नृत्य है। इस प्रकार कथक है जो एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। इससे पूछा गया कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको किसको पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार और द्वीप समूह को अलग करता है। किसको? अंडमान निकोबार को द्वीप समूह से, या अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान को से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे पूछा गया कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है। इससे पूछा गया कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस हीलियम है। साथियों यदि हम ऑप्शन के अंतर्गत देखें, ऑप्शन के अंतर्गत सबसे हल्की गैस हीलियम है। तो ठीक है, ऑप्शन के अंतर्गत सबसे हल्की गैस हीलियम है। यदि हम बात करें कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। लेकिन ऑप्शन के अंतर्गत सबसे हल्की गैस हीलियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने प्रेक्षित किया था। इससे पूछा गया कि सोलर बी जो सूर्य का अध्ययन करने वाला एक सैटेलाइट है वह किस देश के द्वारा प्रेक्षित किया गया था। तो यह जापान देश के द्वारा, ठीक है। जो सोलर बी सैटेलाइट है जापान के द्वारा 22 सितंबर 2006 को प्रेक्षित किया गया था, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए प्रेक्षित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। इससे पूछा गया कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर के द्वारा 1907 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर के द्वारा श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ की गई थी। किसके साथ? श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ 1907 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गदर आंदोलन के नेता निम्न में से कौन थे। इससे पूछा गया कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल गदर आंदोलन के नेता थे। साथियों गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। कहाँ पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इससे पूछा गया कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष, ठीक है, बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। साथियों यदि हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा है? एक स्थायी सदन है। और यह एक उच्च सदन भी है। इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है। यह एक उच्च सदन है और इसके प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका स्तर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का होता है। इससे पूछा गया कि किसका स्तर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो जो विपक्ष का नेता होता है वह भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जे का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर क्या होता। इसमें पूछा गया कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर क्या होगा, ठीक है। तो नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक घटेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। इससे पूछा गया कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधि का प्रारंभ स्थान किस स्थान से किया था। इससे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ किस स्थान से किया था। तो महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। इसे पूछा गया कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। साथियों आधुनिक ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम 14 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 14 देशों ने भाग लिया था और इसमें कुल 200 खिलाड़ी शामिल हुए थे। कितने? 200 खिलाड़ी शामिल किए गए थे। इसमें कुल 43 मुकाबले हुए थे। कितने? 43 मुकाबले किए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1896। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रबुद्ध संपन्न सुल्तान कौन था। इससे पूछा गया कि दिल्ली का पहला प्रबुद्ध संपन्न सुल्तान कौन था। इसमें पूछा गया साथियों कि दिल्ली का प्रबुद्ध संपन्न सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का प्रथम या पहला प्रबुद्ध संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। साथियों यदि हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से हुई, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत तो वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। ठीक है, न इसने शपथ ली थी। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलाई। इसी प्रकार यह दिल्ली सल्तनत का प्रबुद्ध सुल्तान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। इससे पूछा गया कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। साथियों तुगलक वंश के सुल्तानों ने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया। कब तक? 94 वर्ष तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित रवि शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। इससे पूछा गया कि जो पंडित शिव कुमार शर्मा है वो किसके प्रतिपादक हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है आपको बताना है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा है जो संतूर के प्रतिपादक हैं। किसके? संतूर के प्रतिपादक हैं। साथियों संतूर कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र है। संतूर है वह कश्मीर का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, लोक वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। इससे पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। साथियों यदि हम बात करें कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ी गई थी। ठीक है, जो प्लासी की लड़ाई है वो 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। और प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर है और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। इसमें मीर जाफ़र की विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई थी। ठीक है, जो प्लासी की लड़ाई है वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके बीच लड़ी गई थी। इसमें मीर जाफ़र के द्वारा विश्वासघात किया गया था जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है। इसमें पूछा गया कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य है इसका विकास मूलतः किस राज्य में हुआ है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास केरल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलता है। इससे पूछा गया कि जो तेलुगु गंगा परियोजना है इससे किस शहर को पानी मिलता है। साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तेलुगु गंगा परियोजना किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कर्नाटक, इन 4 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है और इसके द्वारा मद्रास, ठीक है, चेन्नई राज्यों को, जो मद्रास नगर को पेयजल प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मद्रास। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थायी शासन का जनक कहा जाता है? इसे पूछा गया कि भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थायी शासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहते हैं। किसको? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कहाँ कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है? इसे पूछा गया कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? इसे पूछा गया कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद के खर्च निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? इसे पूछा गया कि भारत के संसद के खर्च निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो भारत के संसद के खर्च नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। किसके द्वारा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? इससे पूछा गया कि जो महाड़ सत्याग्रह है वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? इससे पूछा गया कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्या? लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस घटना पर आधार पर कार्य करता है? इससे पूछा गया कि जो जेट इंजन है वो किस घटना के आधार पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? इससे पूछा गया कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर जी.बी. मवलंकर थे। कौन थे? जी.बी. मवलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? इससे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। कब? जे थॉमसन के द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। साथियों, यदि हम बात करें रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। इसके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। यदि हम बात करें चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। ठीक है, जो आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया? इससे पूछा गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? इससे पूछा गया कि
कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग है जो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि है, जो भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जिसे आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसे पूछा गया कि हल्दी है जो पौधों के किस रूप से प्राप्त की जाती है जिसे सामान्यतः रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में प्राप्त की जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो हल्दी मूलतः तने से प्राप्त की जाती है, ठीक है। हल्दी का एक तना है, वहाँ से हल्दी प्राप्त की जाती है जिसका प्रयोग रंग एवं एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।